नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। अंतरिम बजट से संबंधित बहुत जरूरी प्रावधान जो निकल करके आए हैं, उम्मीद है वो आप सभी लोगों ने पढ़ लिए होंगे। अब क्योंकि उन प्रावधानों को एक ही बार में एक ही सेशन में समेकित कर पाना इतना संभव नहीं है, इसलिए हम उन्हें अलग अलग सेशंस में अलग अलग विस्तार पूर्वक कवर कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से उनकी आवश्यकता कई सारे आयामों को कवर करने की बात करेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे, उससे कुछ इश्यूज निकलेंगे, कुछ खर्च उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, तो उन मुद्दों को अपने एग्जाम के हिसाब से समझना है। क्योंकि जब भी कभी बजट जारी किया जाता है तो वो जारी होता है एक सामान्य परिप्रेक्ष्य से, है ना। लेकिन अगर आपको उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो उन खंडों को थोड़ा सा डिटेल में जाकर कहीं थोड़ा सा शॉर्ट करके पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। अब हाल ही में इस बजट के अंतर्गत एक शब्द पर बहुत चर्चा हुई, जिसको कह रहे हैं नैनो डीएपी। तो नैनो डीएपी एक तरह से उर्वरक का ही एक प्रकार है और इसके विस्तार को बढ़ाने की बात कही है। जितना उपयोग इसका आज के समय किया जा रहा है, तो वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इसके अब उपयोग को हमें और ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो आपके लिए या परीक्षा के लिहाज से एक जरूरी बात ये सामने आई कि नैनो डीएपी क्या होता है, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, एक नैनो, दूसरा डीएपी। तो ये भी है कि डीएपी भी कुछ होता होगा। तो डीएपी क्या है, जिसका नैनो स्तर पर उपयोग आज के समय किया जा रहा है। आज का टॉपिक ही है कि अंतरिम बजट में शामिल क्या है नैनो डीएपी। तो विस्तार से समझेंगे, पहले खबर देख लें। इन इंटरिम बजट 2024 सीतारमन सेज यूज ऑफ नैनो डीएपी टू बी एक्सपेंडेड। व्हाट इज दिस मेड इन इंडिया फर्टिलाइजर। एक स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया उर्वरक है। क्या है, कहाँ बना है, कितना उपयोग है, पर्यावरण के लिए, किसानों की जेब के लिए और सरकार के लिए कितना लाभकारी है, क्या कोई नुकसान भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और शब्द है जो आपने पढ़ा होगा, नैनो यूरिया। तो नैनो यूरिया को भी आज के इस डिस्कशन में हमने शामिल किया है, ताकि इस टॉपिक के सभी डायमेंशन आप एक ही जगह पर कवर कर पाओ। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी जानकारी। अनअकैडमी ने हाल ही में अपने सभी कोर्सेज पर 50% तक का ऑफर आपके लिए दिया है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जो कि 13 फरवरी 2024 से शुरू हो रहा है। इसी तरह आप फाउंडेशन बैचेस को भी ले सकते हो, जो 7 फरवरी और 16 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। अगर आप ऑप्शनल चूज करने में कंफ्यूज हैं, तो आप एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से बहुत सारे ऑप्शनल विषयों का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप जाकर के देखिए, एनालाइज कीजिए और जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको उपयोगी लगे, आपकी समझ पर फिट बैठे, उसको चुन लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि आखिरकार चर्चा क्या है। तो अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री जी ने बताया है कि सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर उर्वरक के रूप में नैनो डीएपी के एप्लीकेशन के विस्तार को बढ़ाया जा सकता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अभी शुरुआत में इसके प्रायोगिक चरण के रूप में नैनो डीएपी का अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया गया है। इस उपयोग के बाद हमने ये देखा कि इसको अगर हम विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करते हैं तो सभी को लाभ मिल रहा है और किसानों की जो फसल की उपज है वो भी बढ़ रही है। ऐसे में नैनो उर्वरक अत्यधिक कुशल प्रकार के उर्वरक के रूप में सामने आए हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इन नैनो उर्वरकों की आज के समय जो उपयोगिता है उसको और बढ़ा दिया जाए। अब नैनो स्केल आपको पता है एक सूक्ष्म स्केल है ना, जहां पर किसी कण को नैनो स्तर पर जाकर के उपयोग किया जाता है। नैनो कितना छोटा होता है, 10⁻⁹ तो इस स्केल पर जाकर जो इंजीनियरिंग की जाएगी वो नैनो स्केलिंग पर कहलाएगी। तो आप देखेंगे कि डीएपी को नैनो स्तर पर जब ला दिया गया तो क्या हो गया, नैनो डीएपी या नैनो फर्टिलाइजर। तो नैनो डीएपी को समझने के लिए पहले हम ये समझ लें कि आखिरकार डीएपी क्या होता है। तो डीएपी को कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्या कहते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्या होता है, भारत में देखिए यूरिया के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक उर्वरक है, अर्थात एक तरह का फर्टिलाइजर है जो पौधों के पोषक तत्वों की कमी को कृत्रिम रूप से पूरा करता है। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। तो डीएपी को आज के समय भारत में अधिक वरीयता दी जा रही है, ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसमें होता क्या क्या है, इसमें 18% नाइट्रोजन है और 46% फॉस्फोरस है। अब ये जो दोनों ही तत्व है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये आपको नैनो डीएपी में भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इनका जो स्केल है वो मैक्रो लेवल है, नैनो से बड़े कण है, यानी कणों की जो आकार है वो बड़ा है। अब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को अगर हम नैनो स्केल पर ले जाएंगे तो फिर आपको नैनो डीएपी मिलेगा।
अभी के लिए ये वाला जो डीएपी है, सामान्य डीएपी, ये पौधों के लिए आवश्यक 18 पोषक तत्वों का हिस्सा है। मतलब पौधों के लिए अगर आप पोषक तत्वों को डिवाइड कर लें, है ना, अभी हम पूरी लिस्ट देखेंगे कि कौन सा पोषक तत्व पौधे के किस भाग की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो लगभग 18 पोषक तत्वों की पहचान की गई है जो पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी माने गए हैं। अब देखेंगे डीएपी का निर्माण उर्वरक संयंत्रों में नियंत्रित परिस्थिति के अंतर्गत फॉस्फोरिक एसिड के साथ अमोनिया का जब रिएक्शन कराया जाता है, फास्फोरिक एसिड और अमोनिया को जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें डीएपी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोगों ने फास्फोरस और अमोनिया के बारे में पढ़ लिया होगा अपनी सामान्य विज्ञान की क्लास में। तो अब आते हैं नैनो डीएपी पर। नैनो डीएपी बेसिकली एक स्केल को संबोधित करता है, अर्थात नैनो स्केल, जैसा आपको मैंने बताया 10⁻⁻⁹। अब जो डीएपी है यानी विशेष रूप से नाइट्रोजन और अमोनिया के जो तत्व हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो तत्व हैं, इनको क्या किया, बहुत सूक्ष्म स्केल में लेकर के चले गए। अब क्या होगा, पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहित करने में उर्वरक की जो प्रभावशीलता है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि मान लो आपने एक उर्वरक बनाया जो बड़े स्केल पर है, तो उसको पौधे की जड़ तक जाने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर वो और ज़्यादा महीन है तो और तेजी से पौधा उसको अवशोषित कर सकता है। इसको ऐसे ही समझिए कि आप जितने महीन रेडिएशन के संपर्क में आएंगे वो उतनी ही तेजी से आपकी स्किन में प्रवेश कर पाएगा, है ना। आपने पढ़ा है विकिरण के बारे में, रेडिएशन जो किसी भी सूक्ष्म स्तर पर होता है आपकी कोशिका तक पहुंच सकता है, डीएनए तक पहुंच सकता है। इसी तरह जो सूक्ष्म स्केल है हम उसका लाभ लेना चाहते हैं तो सूक्ष्म स्तर पर किसी उर्वरक को ले जाना नैनो डीएपी का एक प्रकार हो सकता है। इसमें जो मात्रा है 8% नाइट्रोजन है और 16% फॉस्फोरस है। इसका निर्माण किसने किया? तो 2023 में आप देखोगे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जिसे इफ्को के नाम से जाना जाता है, तो इफ्को ने अपना खुद का एक नैनो डीएपी लॉन्च किया था। ठीक है, तो जो सामान्य डीएपी है वो दाने के रूप में दिखाई देता है, कुछ बड़े दाने हैं। वहीं जो नैनो डीएपी है वो लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा, आपको एक बोतल में भर के मिल जाएगा। अब बात करते हैं उन सूक्ष्म तत्वों की जिन 18 की हमने बात की है, प्रमुख रूप से कौन कौन से हो सकते हैं जो किसी पौधे के पोषक स्तर को बढ़ाते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी परीक्षा में विशेषीकृत करके आपको ऐसे कुछ नाम मिल जाए कि ये जो पोषक तत्व है ये पौधे की किस अंग की वृद्धि के लिए सहायक है। जैसे आप देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पत्ती और तने की वृद्धि और प्रोटीन संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। मैं नंबरिंग भी करता चलूंगा। दूसरा फॉस्फोरस, अभी आपने देखा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिक्स है, यानी अगर आप इन दोनों को मिला लोगे तो ये क्या हो गया, नैनो लेवल पर नैनो डीएपी हो गया, जिसमें ये दोनों तत्व मौजूद हैं। तो जो फास्फोरस है वो किसी पौधे की जड़ के विकास, उसमें पुष्प लगने, फलियां लगने और एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए उपयोगी होगा। इसके बाद आप देखोगे तीसरा है पोटेशियम। पोटेशियम पौधों के स्वास्थ्य, स्ट्रेस रेजिस्टेंस यानी तनाव प्रतिरोध और जल के रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा इसमें आएगा कैल्शियम। अगर आप इन्हें पढ़ रहे हो तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपके लिए संभव हो तो इनको लिख लीजिए कहीं पर, क्योंकि बाद में फिर ये आपको भूल जाएंगे। कैल्शियम कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका विभाजन और एंजाइम सक्रियण के लिए महत्वपूर्ण है। अब सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ लिया है अपनी साइंस की क्लास में कि सेल डिवीजन यानी कोशिकाएं विभाजित होकर किसी पौधे की या किसी जीव के शरीर की यानी कायिक वृद्धि की संभावना को बढ़ाती है ना। तो सेल डिवीजन के लिए भी आसानी होती है जब कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त हो। पांचवा आपको मिलेगा मैग्नीशियम। तो पत्तियों में हरा रंग दिखता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति, तो क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसके बाद आएगा छठा सल्फर। तो सल्फर प्रोटीन संश्लेषण, एंजाइम की फंक्शन में और पोषक तत्वों को ग्रहण करने में मदद करता है। सातवां है कार्बन। तो कार्बन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बनिक अणुओं का मुख्य घटक माना जाता है। 7 हो गए, मैंने 18 की बात की है, अभी और है, विस्तार से समझते रहिए। ठीक है, आठवां है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, जल के ग्रहण करने और पीएच बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पीएच यानी कि किसी पौधे के अंतर्गत अम्लीयता या क्षारीयता को बैलेंस करना। इसके बाद 9वां आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आपको पता है श्वसन, ऊर्जा निर्मुक्त करने और पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक होता है। जो कोशिकाएं होती है वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। मानव शरीर में आपने पढ़ा है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है रेड ब्लड सेल्स में, लाल रक्त कोशिकाओं में। 10वां है लौह या आयरन।
तो क्लोरोफिल का संश्लेषण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण लौह या आयरन की मदद से होता है। 11वां है जिंक। जिंक में क्या है, एंजाइम फंक्शन और हार्मोन्स का रेगुलेशन और प्रोटीन का संश्लेषण इसकी मदद से होता है। 12वां क्या है, मैग्नीज, तो प्रकाश संश्लेषण और एंजाइम को एक्टिवेट करना। अब आपको कई जगहों पर लिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा कि एक समान फंक्शन हो रहे हैं, तो ये बात सही है कि अलग अलग पोषक तत्व, कई बार 3 पोषक तत्व एक ही तरह के फंक्शन को रेगुलेट करने के काम आते हैं। इसके बाद 13वां क्या है, कॉपर। कॉपर क्या है, एंजाइम के फंक्शन और लिग्निन निर्माण में सहायक है पोषक तत्वों के लिए। 14वां आपको मिलेगा बोरॉन। तो बोरॉन सेल डिवीजन, शुगर के परिवहन में और हार्मोन रेगुलेशन की सुविधा देता है। अब 3 और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखा 14वां, अब ये है 15, 16, 17 और 18, बेसिकली 4 और थे। तो अगला है मोलिब्डेनम। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंजाइम गतिविधि और अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए जरूरी है। आपने क्लोरीन का नाम सुना है, प्रकाश संश्लेषण, जल विनियमन और आयन संतुलन में शामिल है। निकल नाइट्रोजन के बैलेंसिंग में, एंजाइम को एक्टिवेट करने में और बीज के विकास में सहायक है। एक और बचा है कोबाल्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, विटामिन B12 के संश्लेषण और एंजाइम की गतिविधि के लिए आवश्यक होगा। तो इतना विस्तार में जाने की आवश्यकता आप पूछ सकते हैं कि सर क्या है। तो जिस हिसाब से एग्रीकल्चर पर यूपीएससी का फोकस रहता है, ऐसी संभावना हो सकती है कि आपसे इस पर कोई सवाल पूछा जाए या पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा सकता है और बहुत पूछा भी गया है। अब आते हैं नैनो डीएपी को प्रोत्साहित अगर हम कर रहे हैं तो किस तरह के हमें लाभ मिलने वाले हैं, है ना, क्योंकि सरकार ने ये बात कह दी कि हम इसका उपयोग बढ़ाएंगे। तो आखिरकार क्या बेनिफिट्स हैं जो नैनो डीएपी के अंतर्गत आपको प्राप्त हो सकते हैं या किसानों को और सरकारों को मिल सकते हैं। तो पहला तो ये है कि जो पारंपरिक डीएपी है, सामान्य डीएपी, उससे ज़्यादा कुशल है, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो 100 नैनोमीटर से कम आकार के छोटे कण हैं, क्योंकि इसलिए इसको नैनो डीएपी कह रहे हैं। तो अपने पारंपरिक समकक्ष की तुलना में सामान्य डीएपी की तुलना में अधिक दक्ष है, जो किसी बीज की सतह के अंदर या उनके रंध्र में आसानी से प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा महीन है इसलिए उनके भीतर प्रवेश करना आसान होगा। प्रवेश करना आसान होगा तो पौधा इन्हें आसानी से अवशोषित कर पाएगा। इससे पौधे की वृद्धि पर फर्क पड़ेगा, बीज की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, अधिक क्लोरोफिल का उत्पादन होगा, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा बेहतर होगा, बेहतर गुणवत्ता बढ़ेगी और ओवरऑल आप देखोगे तो फसल की पैदावार में वृद्धि हो जाएगी। एक फायदा ये हुआ। दूसरा क्या है, पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि अगर आप पारंपरिक डीएपी को देखोगे तो उसके 50 किलोग्राम के बैग के बराबर, यानी पारंपरिक क्योंकि मैक्रो लेवल पर है, बड़ा है ना, उसके दाने बड़े हैं, तो उसमें जितना 50 किलो का पैकेट प्रभावी है उतना इसकी आधा किलो की बोतल यानी 500 मिलीलीटर की बोतल प्रभावी होगी। इसकी कीमत 600 रुपये आएगी और अगर आप 50 किलो का बैग लेने जा रहे हो या बोरी लेने जा रहे हो तो 1350 रुपये की पड़ेगी। तो पहला क्या हो गया, सस्ता है किसानों के लिए भी, और क्योंकि आपको पता है सरकार क्या करती है, किसानों को सब्सिडी देती है उर्वरक पर, तो सरकार के लिए भी इसको खरीद पाना आसान होगा और सस्ता पड़ेगा, जिससे सरकार के राजस्व व्यय पर कम असर पड़ेगा, है ना, राजस्व व्यय और सब्सिडी का बोझ कम हो जाएगा। अगला किसानों के लिए भी आसान है, क्योंकि 500 ml की छोटी बोतल में आ जाता है। तो आप जहां बड़े बड़े बोरे खरीद करके ला रहे थे, कट्टे या फिर उन्हें आप जो भी कहें, है ना, आप बैग खरीद के ला रहे थे, उसके स्थान पर छोटी सी बोतल ला करके आपने घर में कहीं पर भी रख दिया। तो भंडारण आसान है, परिवहन आसान है। इसके अलावा किसान 250 से 500 ml की मात्रा को जल में मिलाकर फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इतनी ही मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त उपयोगी होगी। तो किसान के लिए भी लाभदायक, सरकार के लिए भी। अगला क्या है, सरकार या हम कहें भारत उर्वरक का बहुत बड़ा आयातक है। अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम उर्वरकों का आयात करते हैं। ऐसे में क्या होगा, जो हम घरेलू स्तर पर नैनो डीएपी को बना रहे हैं उससे हमारे आयात का बोझ कम हो जाएगा। अभी आप देखोगे गुजरात के कलोल क्षेत्र में, कहाँ, गुजरात के कलोल क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जा रहा है और भारत को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास है। इसके अलावा एक और प्रभाव इसका पर्यावरण पर भी दिखाई देगा, क्योंकि लिक्विड है, ऐसे में नैनो डीएपी का पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ सकता है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी तकनीक के दोनों तरह के प्रभाव संभव हैं। एक तरफ हम कहेंगे कि पर्यावरण के लिए हितैषी हो सकता है, लेकिन वहीं पर इसके कुछ प्रभाव ऐसे हो सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति चिंता पैदा कर दे, तभी उस पर भी बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं केवल इसके लाभ पर। इसके अलावा अन्य उर्वरकों की तुलना में
भूमि प्रदूषण भी कम होगा। दूसरा, लिक्विड और तरल यूरिया का उपयोग खेतों में केंचुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे हम नेचुरल फार्मिंग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी नैनो डीएपी की कहानी। बीच में थोड़ा सा नैनो यूरिया के बारे में पढ़ लें और उसके बाद नैनो डीएपी की कुछ चुनौतियों को समझेंगे। तो नैनो यूरिया क्या है? जिस तरह से नैनो डीएपी है ना, तो डीएपी आपने अलग से पढ़ा, फिर उसको नैनो स्तर पर ले गए। इसी तरह यूरिया आपने अलग से पढ़ा हुआ है, तो यूरिया को जब आप नैनो स्केल पर ले जाओगे तो आपको नैनो यूरिया मिल जाएगा। तो यूरिया का जो परंपरागत विकल्प है वो आज के समय नैनो कण के रूप में मौजूद यूरिया का एक प्रकार हम उपयोग में ले पा रहे हैं। तो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व होता है। क्या? जो नैनो यूरिया है वो पौधों को नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, नाइट्रोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है और लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो यूरिया सफेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है और पौधों के लिए एक प्रमुख पोषण का स्रोत भी माना गया है। तो पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता न्यूनतम 50% तक कम कर सकता है और सामान्य यूरिया के एक बैग या बोरी के बराबर नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। तो वही वाली बात है, जैसे उसमें एक बड़ा बैग लेकर के आप आ रहे थे, बड़ी बोरी में भर के ला रहे थे, यहाँ पर जब हमने उसको और रिफाइन कर दिया, नैनो स्केल पर ले आए, तो उतना ही प्रभाव जितना एक बोरी में मौजूद यूरिया कर पा रहा था या डीएपी कर पा रहा था, नैनो स्केल पर आते ही वो एक छोटी सी बोतल में आराम से आ जाएगा और प्रभावी उतना ही होगा जितने बड़े बड़े बोरे काम कर रहे थे। अब बढ़ते हैं निर्माण की ओर। तो निर्माण कैसा है? स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो कलोल में बना है गुजरात में, वो इसका निर्माण कर रहा है और भारत अपनी यूरिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए आज के समय जो आयात पर निर्भर है, तो संभावना ये है कि स्वदेशी रूप से जब हम इसका विकास करेंगे तो हमारा आयात पर निर्भरता काफी कम हो सकती है। दूसरा उद्देश्य है कि हम पारंपरिक यूरिया के जो असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है उसको रोक सकें। इसका छिड़काव स्प्रे के रूप में होगा, तो अनावश्यक जो यूरिया का छिड़काव होता है जिससे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और आसपास के जो तालाब हैं उसके पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद आप कई तरह के प्रभावों को देखते हैं, एल्गी ब्लूम जैसे। इसके अलावा जो तालाबों में मौजूद जल में घुलित ऑक्सीजन होती है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, तो छोटे प्लांट्स के उगने से मछलियां मरने लग जाती हैं। उसकी संकल्पना मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसके अलावा इसका मकसद है फसल उत्पादकता में वृद्धि करना और मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण को कम करना। तो ये तो हुई अच्छी बातें। अब हो सकता है मेंस का कोई प्रश्न लिखा जाए जिसमें आपसे ये कह दें कि नैनो यूरिया या नैनो डीएपी के संदर्भ में कुछ चुनौतियों की भी संभावना दिखाई पड़ती है। आप कुछ चुनौतियों के बारे में लिखिए, तब आप क्या लिख पाओगे? तो चलो कुछ चुनौतियों को भी देखते हैं या चिंताएं देखते हैं। पहली चिंता यह है कि उर्वरकों में कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नैनो उर्वरक का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो पारंपरिक उर्वरक की तुलना में हमें कम मात्रा यूज करनी होगी। ऐसे में पारंपरिक उर्वरकों से जो अन्य तरह के पोषक तत्व प्राप्त हो रहे थे, हो सकता है उसमें कमी आ जाए। तो ओवरऑल जब निष्कर्ष निकले तो फसलों की उत्पादकता आपको कम प्राप्त हो। ठीक, ये एक संभावना जताई गई है, हालांकि अभी इस पर और भी प्रयोग होंगे। ये सभी जो चिंताएं हैं ये केवल संभावनाओं के स्तर पर हैं। हो सकता है हम इनको भी ओवरकम कर लें या कुछ इसका भी समाधान निकालें। आप देखोगे अगला है पोषक तत्वों का असंतुलन हो सकता है, क्योंकि नैनो फॉर्मुलेशन मिट्टी और पौधों में पोषक तत्वों के संतुलन को बदल देगा। ठीक है, ऐसे में फसलों की वृद्धि और विकास भी प्रभावित हो सकता है। आज के समय हम ये देख रहे हैं कि नैनो स्तर पर हमने किसी पोषक तत्व को किसी फसल को प्रदान किया है ना, उसने उसको कितनी तेजी से एब्जॉर्ब किया, इससे उसकी वृद्धि प्रभावित हो रही है। अगला, कुछ पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है या कुछ में विषाक्तता आ सकती है, क्योंकि अब स्केलिंग नैनो लेवल पर है। तो अभी हमने बड़ा जो रिजल्ट मिला है वो तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है जब आने वाले समय में या लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल करते रहें तब कुछ आनुवंशिक परिवर्तन भी पौधों के भीतर दिखाई दे। इसके अलावा समग्र उपज और गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। अगला है पर्यावरणीय प्रभाव। तो नैनो उर्वरकों के लंबे समय तक उपयोग के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला, मिट्टी और जल में चूंकि नैनो कण संभावित रूप से संचित हो जाएंगे, ऐसे में उससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वही अगला बिंदु लिखा है, ये जो सूक्ष्म कण होंगे नैनो स्तर पर, जब ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाएंगे तो आने वाले समय में मनुष्यों के भीतर भी पहुंचेंगे, क्योंकि आज आप या हम जो भी सब्जियों का सेवन करते हैं वो उन्हीं सूक्ष्म
सूक्ष्म पोषक तत्वों से मिलकर बनी है, उनकी वृद्धि हुई है, बड़ी हुई है। लौकी, तरोई, गोभी जो भी आप खाते हैं, कल को आप देखेंगे कि उनकी वृद्धि और विकास नैनो स्तर पर उपयोग किए जाने वाले नैनो डीएपी या नैनो यूरिया जैसे उत्पाद से हुआ है। तो उसका सेवन करना आपके शरीर को भी एक स्तर तक प्रभावित कर सकता है, और इसकी संभावना तो है ही जो जताई गई है। तो नैनो आकार के कणों की अत्यधिक सांद्रता शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं में भी प्रवेश कर सकते हैं। अब आप समझ पाएंगे एक बड़ी चिंता इससे है, तो इसके बारे में जरूर लिखिएगा। आगे एक संभावना है और इसका समाधान भी हमें निकालने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जब भी एक तकनीक आती है तो अपने साथ कुछ संभावनाएं और कुछ चुनौतियां लेकर के आती हैं। संभावनाएं या लाभ हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन चुनौतियों का भी कुछ ना कुछ समाधान हमें निकालना होता है, ताकि हम उस तकनीक को ठीक तरह से उपयोग कर पाएं। अब देखो, एक सवाल है जो 2020 में पूछा गया है और प्रीलिम्स में पूछा गया है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। दूसरा कहता है, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। और तीसरा क्या कहता है, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधक कारखानों का उप उत्पाद है। इसमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अपनी राय लिखिएगा। क्योंकि ऐसे विषय आपको महत्वपूर्ण नहीं लगते, समाचार पत्रों की सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन यकीन मानिए ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक है। इसलिए इसको जरूर ठीक से पढ़िएगा और जो भी आपका रिस्पॉन्स हो टॉपिक को लेकर वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर कोई सवाल आपके मन में रह गया है तो आप मुझसे स्पेशल क्लास में आकर के मिल सकते हैं, जो अनअकैडमी के एप्लीकेशन या वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एजुकेटर यानी मेरी प्रोफाइल लिंक मिलेगी, जहां पर आप उन वीडियोस तक पहुंच पाओगे। तो पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।